हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू जीडी अकेडमी। चलिए, तो आज आज का करेंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 2 दिन का करेंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ऐसे मैं बता चुका हूँ कि हमारा भी पीछे चल रहा है, डेली चल रहा है, फिर भी हम लोग जल्दी से मेकअप करके हम लोग करेंट डे टू डे करेंट अफेयर आप लोग को मैं प्रोवाइड करते जाऊँगा। मॉर्निंग में हमेशा ये 7 o'clock इसकी क्लास होगी। याद रखिएगा कितनी क्लास होगी कल से इसकी 7 o'clock क्लास होगी, तो आप लोग ज़रूर जुटने का प्रयास करें। 7 o'clock करेंट अफेयर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और स्टैटिक जीके का भी जल्दी से मैं आपका सेशन लेके आऊँगा। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग 2 दिन का करेंट अफेयर करने वाले हैं, 5 और 6 का, 5 मार्च और 6 मार्च का। चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म, ऑस्कर जो अवार्ड है, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? किस फिल्म को मिला है बताइए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसको मिला है। आइए इसके पीछे की हिस्ट्री को जानते हैं। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग करेंट अफेयर के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें अधिकांश जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं इंक्लूड रहते हैं। इसलिए आप ऐसा पढ़ें कि जीके जीएस का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होती जाए, क्योंकि इससे अधिकांश जो पीछे हिस्ट्री में जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको ये करेंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस का भी पोर्शन जैसे कंप्लीट हो। जैसे आपको पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित है, तो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। ये आपका जीके जीएस का पोर्शन बन गया। ऑस्कर अवार्ड की तिथि कब स्थापना हुई थी, किस क्षेत्र में मिलता है, तो ऐसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। आई होप मेरी बात आप लोग समझ। चलिए तो जानते हैं तो क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आयोजित तिथि 2 मार्च 2025 को मिला था। किसको मिला था? आयोजन स्थान कहाँ था? डोल्बी डोल्बी थिएटर, डोल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका। अमेरिका ने स्थान कहाँ मिला था, किस स्थान में इसको दिया जाता है, कहाँ के दिया जाता है? जितने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले युवक हैं जो अभी नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं या जो भी है, सब लोग यही चाहते हैं कि हमको ऑस्कर अवार्ड मिले, जो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका के द्वारा, ठीक ना, अमेरिका इसको देती है। कौन? डोल्बी थिएटर, ठीक ना, डोल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका वेन्यू जो है, संस्करण इसका कब हुआ था? संस्करण, तो इसका संस्करण अब 97th एडिशन ये हो चुका है। 97 एडिशन, 97th बार मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड होस्ट होस्ट किया गया है। ऑस्कर अवार्ड होस्ट किया गया है किसका? कानान ऑर्बेल, कानान ऑर्बेल को मिला है। कानान ऑर्बेल को मिला है, ऑर्बेल, ठीक ना। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन जो है, सबसे ज़्यादा इस पर नॉमिनेशन किसके लिए हुआ है? तो एमिलिया एमिलिया प्रेस, एमिलिया जो प्रेज है इसके लिए हुआ है। कितनी बार? 13 बार हुआ है सबसे ज़्यादा इसका नॉमिनेशन एमिलिया प्रेज के। तो आई होप आपको समझ में आई है सारी जानकारी। तो जैसे मैंने भी पूछा था कि किसको मिला है इस बार की ऑस्कर अवार्ड, आइए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तभी मैंने आपको बताया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे। ऑस्कर अवार्ड के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड को एकाडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एकाडमी पुरस्कार के नाम से भी ऑस्कर अवार्ड को जाना जाता है, जो फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मान माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपको मैंने बताया, जिसको जो भी फिल्म इंडस्ट्री सुपरस्टार होते हैं, जो भी उनको ऑस्कर अवार्ड मिला रहता है, उनका ख्वाहिश रहता है कि मुझे ऑस्कर अवार्ड जीते।
इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में उसकी स्थापना हुई थी। मतलब 1927 से ऑस्कर अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि स्थापना कब हुई थी? 1927 में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न और भी इसके बारे में जो जानकारी है इसको ग्रहण करते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे इनकी पहली बार यह सम्मान 1929 को, इसकी स्थापना हुई थी 1927 को, और सबसे पहली बार जो प्रदान किया गया था, कब किया गया था मेरे फ्रेंड्स? तो 1929 को, यानी कि 1929 ईस्वी में किया गया था, दिया गया था, वितरण स्टार्ट किया था ना। यह सम्मान प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ किसके द्वारा प्रदान किया गया था फ्रेंड्स? तो मोन्सर पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये प्रदान किया गया था। तो ये देखिए ऑस्कर अवार्ड आप जो देख पा रहे हो यही है ऑस्कर अवार्ड। ये जो है हमारा यही ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता? मतलब एटीपी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एटीपी क्या है। एटीपी एक जो है एटीपी क्या है? तो एटीपी एक जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, तो एटीपी भी एक पेशकर क्या है? यह एक जो है पेशकर, यह जो है पेशकर, ठीक है ना, पेशकर यानी कि जो पैसे के लिए खेला जाता है। जैसे हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप है, वो पैसे के लिए खेला जाता है, उसमें भी खेलने वाले खिलाड़ी क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। तो ही हमारे एटीपी क्या है? पेशकर है, जो टेबल मतलब जो टेनिस लोग क्या करते हैं यहाँ खेलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की ओर पूरा करते हैं। क्या कह रहा है कि बेंगलुरु में ओपन 2025 में एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? आइए जल्दी से इसका अगर आंसर जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आइए इसके पीछे की जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं, किसने जीता है। बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता जो है इसके बारे में जानते हैं। इसकी आयोजन कब हुई थी? इसकी आयोजन तिथि, तो इसकी स्थापना थी, आप देख सकते हो इसकी जो आयोजन तिथि है कब है? इसकी आयोजन तिथि है 24 फरवरी 4 मार्च को हुई थी, ठीक ना, 2025 में। इसकी जो विजेता है बेंडन हॉल्ट है। बेंडन हॉल्ट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक ना, बेंडन हॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंडन हॉल्ट, बेंडन हॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगले और भी इसकी जानकारी को कवर करेंगे। क्या कहते हैं उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है सिंगटोरो मोजीचुकी, कहाँ के हैं? जापान की। उप विजेता यही है सिंटोरो मोजीचुकी, ठीक ना, उप विजेता जापान की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला देखिए इनकी ही जोड़ी थी युगल विजेता जो है, युगल विजेता किनकी? अनिरुद्ध शेखर जो हमारे भारत के, और रे हो ताइवान, दोनों हमारे, एक भारत के और एक ताइवान के, जो इन्हीं की जोड़ी ने क्या किया? विजेता हासिल किया, इन्हीं की जोड़ी ने, इन दोनों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों, तो आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। तो कहते हैं भारत में 2025 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं क्या? चेन्नई जो ओपन 2025 में एकल में क्या? फ्रांस के क्रियन जैकवेट, फ्रांस के जो है क्रियन जैकवेट रहे हैं। और युगल में जैसा भी मैंने बताया सिंटोरो मोजीजुकी और काइतो इवासुगी ने जीता था जापान में। अगले प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। अगले जानकारी, दिल्ली में ओपन जब हुआ था, ओपन दिल्ली में किसने जीता था? तो एकल ने फ्रांस के, अभी मैंने बताया फ्रांस की क्रियन
जैकेट जैकेट ने, और युगल के लिए, युगल मतलब समूह, किसके समूह ने, तो किसने जीता था फ्रेंड, तो मासामिजी इमा मुरा और रियो नोगजी, कहाँ के हैं, जापान के रहने वाले हैं। अगले जानकारी कर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में ओपन जब हुआ था, यह चैलेंजेस बैडमिंटन, तो किसने जीता था, तो एकल में डेलिबोर स्त्रीसिना जो चेक गणराज्य के हैं, युगल में जीवन नेदुन चेसियान और विजय सुंदर प्रशांत हमारे भारत के। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं जानकारी। भारत सरकार के किस मंत्रालय के स्वावलंबन पहल शुरू की है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के स्वावलंबी पहल जो स्टार्ट की है भारत सरकार ने, किस स्किल के लिए, केंद्र सरकार के लिए, संस्कृति मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए, किसके लिए स्टार्ट की। चलिए आइए इसकी पीछे जानकारी जानते हैं। अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि देखिएगा क्या कह रहा है कि हमारे देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने नीति आयोजित के सहयोग से स्वावलंबित पहल शुरू की है। कहाँ से की है, महिला को कौशल विकास में आगे ले जाने के लिए ये पहल भारत सरकार ने, हमारे पीएम मोदी ने स्टार्ट की है। देखिए क्या कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह हमारे विश्वविद्यालय मेरठ में जो है उत्तर प्रदेश में स्वावलंबित पहल को 3 मार्च कब फ्रेंड 3 मार्च 2025 को शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 मार्च 2025 को शुरू किया गया स्वावलंबित पहल। स्वावलंबित पहल का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को जानते हैं। स्वावलंबित पहल है क्या, इसका उद्देश्य क्या, तो उस शिक्षा स्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना, यानी कि महिला को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उसको अच्छी तरह शिक्षा देकर, स्किल वाली शिक्षा देकर, स्किल डेवलप करा के अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी व्यवसाय के क्षेत्र में महिला क्या आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाकर जो है जयंत चौधरी, यही हमारे जयंत चौधरी जी जो हमारे यूपी के हैं, जयंत चौधरी जी यही हमारे स्वतंत्र भारत के है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा ही मैंने आपको बताया, अब पीएम मोदी की कुछ योजना है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे पीएम सूर्य घर योजना, ये कब चली थी, ये कब लागू हुई थी फ्रेंड, तो ये लागू हुई थी, आप लोग जानते हुए लागू हुई थी 13 फरवरी 2024 को, 24 से ये लागू हुई थी। NPS वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा जो 18 सितंबर 2024 को लागू किया गया था, पीएम ने लागू किए थे हमारे। और कुछ योजना है जो आपके सामने है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है 3 अक्टूबर 2024 को। इंटर्नशिप योजना ये है कि जैसे आप किसी भी स्किल पे आप काम करते हो तो आप एक इंटर्नशिप योजना कर सकते हो, जिसके द्वारा आपको भारत सरकार, अगर किसी भी कंपनी या किसी भी अपने स्किल को सीखने आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको भारत सरकार सालाना कितने 5,000 रुपया देगी। ठीक है ना, 5,000 रुपया देगी उसको सीखने के लिए। तो आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। विद्या लक्ष्मी योजना जो है हमारी कैबिनेट मंजूरी जो 6 नवंबर 2024 को लागू किए थे हमारे प्रधानमंत्री ने। अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है प्रश्न नंबर 4, जगुआर
फाइटर जेट इक्वेटर में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली महिला पायलट कौन बनी है? चलिए तो आइए इसके पीछे की जानकारी को लेते हैं, और कौन बनी है अगर आप जानते हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कृपया कीजिएगा। चलिए आइए जानते हैं। तो यही है, देखिए हमारी महिला पायलट, हमारी भारत की बेटी जिन्होंने पायलट बनी है जगुआर में। इंडियन एयरफोर्स IAF की महिला फ्लाइट ऑफिसर तनुष्का सिंह, यही हमारी है तनुष्का सिंह जो बनी है। तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट रक्टवाट में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। ठीक ना फ्रेंड्स? और तनुष्का सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। ये तनुष्का सिंह कहाँ की रहने वाली? उत्तर प्रदेश की रहने वाली। फ्रेंड्स आइए कर बढ़ते हैं। तो कौन बनी है आप बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? तनुष्का सिंह। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए कर बढ़ेंगे अगले प्रश्न। क्या कहते हैं जगुआर है क्या? यही है जगुआर, ये जो आप देख पा रहे हो यही है जगुआर पायलट। ठीक ना? जगुआर वायुसेना का हमलावर विमान, हमला करने वाला विमान है वायुसेना का जगुआर। क्या कह रहा है कि यह विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। परमाणु के द्वारा जो हमला होता है यह विमान हमला करने में क्या है? सक्षम है। आगे कर बढ़ते हैं। अब कुछ महिला के द्वारा, जो महिला किसके क्षेत्र में प्रथम रही है, किसके क्षेत्र में प्रथम आई है, वो कुछ जानकारी को भी ग्रहण कर लेते हैं। गीतिका कौल जो है, गीतिका कौल, इसमें तैनात पहली महिला कौन है? चिकित्सक अधिकारी बनी है। और अगला है जो जया वर्मा सिंह, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, प्रथम रही है। अगला प्रश्न है, आगे देखिए। दीपिका मिश्रा जो है, दीपिका मिश्रा ये क्या है? वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना में अधिकारी बनी है। वीरता यानी कि वीरता का पद, वीरता जो है की अवार्ड प्राप्त करने वाली पहला वायुसेना में अधिकारी बनी है महिला। गीता राणा जो हमारी है, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर करंट अफेयर का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल में किस रक्षा लेखा महानियंत्रक रूप में नियुक्त किया गया है? किस रक्षा लेखा जो है महानियंत्रक रूप में नियुक्त किया गया? बता सकते हो आप लोग? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हो तो जल्दी से फटाक से जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो इसके पीछे जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। CGDA, ठीक है, CGDA के रूप में नियुक्त किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स किसके रूप में? किसको? तो बताइए, डॉक्टर मयंक शर्मा को। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, डॉक्टर मयंक को। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक भारत के रक्षा लेखा विभाग का नियुक्त नियुक्त वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये जो रक्षा लेखा है, रक्षा लेखा विभाग, ये क्या है? तो ये जो रक्षा लेखा विभाग है ये क्या करती है? तो ये क्या करने का काम करती है? वैसे सलाहकार, मतलब सलाहकार का काम करती है जहाँ प्रशासनिक नियंत्रक के रूप में काम किया जाता है, इसलिए डिफेंस अकाउंट्स के रूप में काम कर रही है। तो आपको मैंने पहले बताया था किसी के बीच में से करेंट अफेयर का
जो मैं पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ जीके जीएस का, जैसे पूछा जाए कि रक्षा लेखा किसके रूप में काम करने वाली एक ऐसी योजना है, ऐसी कानून है, तो आप लोग बता सकते हो किसके रूप में, डिफेंस वाली लाइन में। यह कार्यकाल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन करता है। अब यही पूछा जाए कि यह किसके अधीन किया जाता है, यह काम, यह कार्यकाल किसके अधीन होता है, तो ये भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन होता है। CGDA का कार्यकाल दिल्ली में स्थित है। CGDA का कार्यकाल कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल में कुछ नियुक्तियां हुई है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हाल में हुई नियुक्तियां क्या क्या हुई है, तो आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं जल्दी से। सतीश कुमार जो हमारे हैं, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CIO भी हैं सतीश कुमार। और एरल मार्शल तेजिंदर सिंह जो है वायुसेना के उप प्रमुख हैं एरल मार्शल। अब एरल जो मार्शल है वो अशुतो दीक्षित हैं। मध्य वायु जो हमारे हैं कमान के CO हैं, क्या है, सॉरी, AOC है, AOC इन सी है, ठीक ना। अब अगले प्रश्न, अगली जानकारी को आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न नंबर 6 है। हाल में किस जो है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में किसे जो है फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, जल्दी से बताइए। सचिन तेंदुलकर को, किसे किया गया, राहुल गांधी को, जय शाह को, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हो तो। चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे क्रिकेट परिषद जो है ICC के अब तक की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष या जय शाह को हाल में ही फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनकी फिला के रूप से सम्मानित किया गया। ये हमारे हैं सबसे कम उम्र में लीडरशिप ICC वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं ये, ठीक ना। तो जैसे मैंने आपको ही बताया, हमारे सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्या है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, जिन्होंने 29,000 कुछ रन बनाए हैं। अभी 29,000 कुछ है इनके रन अभी। जैसे मैंने आपको यही बोला कि हमारे सचिन तेंदुलकर को भारत का क्रिकेट का क्या कहा जाता है, भगवान, जिन्होंने अभी तक उन्होंने कितने रन बनाए हैं, टोटल 30,000 रन बनाए हैं। और जबकि जो हमारे जय शाह है वो भारत के कितने रन बनाए हैं अभी तक हमारे क्रिकेट में, वो 1 लाख रन बना चुके हैं, 1 लाख रन बना चुके, इसलिए इनको क्रिकेट का पितामह कहा जाता है, जय शाह को, ठीक है ना। जैसे हमारे तेंदुलकर को भारत का क्रिकेट का क्या भगवान कहा जाता है, इसी प्रकार इनको पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1 लाख अभी तक रन बना चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला देख सकते हो कि फोर्ब्स एक अमेरिका व्यापार पत्रिका है। क्या है, फोर्ब्स एक अमेरिका व्यापार पत्रिका है। इसमें वित्त, उद्योग, निवेश और विपणन जैसे विषयों पर लेख होते हैं। किसके जैसे, तो वित्त, उद्योग, निवेश और विपणन जैसे विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। तो आज का हमारा सफ़र पहला यही था। अब हम लोग नेक्स्ट अगले करंट अफेयर को जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं, 5 तारीख वाले, 5 मार्च को, ठीक ना। जल्दी से कंप्लीट करें। चलिए तो आइए उसको कंप्लीट करते हैं।
6 मार्च वाले करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। अब जल्दी से चलिए, बिना समय गवाए हुए 6 मार्च वाले करंट अफेयर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, 6 मार्च का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? राष्ट्रीय वन्य जीव की बैठक जो है किस राज्य में, 7वें किस राज्य में मीटिंग जो है फिक्स की गई है? चलिए, इसका जो आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी मैं पिछली जानकारी हिस्ट्री के साथ आपको देता हूँ। चलिए आइए देखिए, गुजरात के जो हमारे गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। कहाँ की गई है फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हो, देख पा रही हो आप कहाँ की गई है? तो हमारे जूनागढ़ बोर्ड की वन्य जीव है ना, गुजरात की, याद रखिएगा, जूनागढ़ की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका गुजरात, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे और बढ़ेंगे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है, क्योंकि वे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के अध्यक्ष हमारे कौन है? प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही की है, उन्होंने ही करवाई है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और भी जानकारी लेते हैं। तो हम, जैसा कल मैंने आपको बताया था, 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने? 3 मार्च को, याद रखिएगा हमेशा 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो कल आपको मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण, वित्त एवं लोगों और ग्रहों में निवेश, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ गुजरात में रखी है। कहाँ रखी है? वो गुजरात में उन्होंने रखी है। हमारे वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए क्या बनाए हैं? पार्क बनाए हैं। आगे कर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव स्थापना भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण जो है अधिनियम 1972 में धारा 5A के मतलब 5 एडिशन में दिया गया है, तहत 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में, 5वें एडिशन में 2003 में की गई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण जो हमारे हैं, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वर्तमान में भारत की केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव, यही हमारे वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग, भूपेंद्र यादव हैं, यही भूपेंद्र यादव हमारे हैं। आगे कर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता 2025 में? जल्दी से बताइए। 500 टेनिस का अगला आया था, नेक्स्ट प्रश्न भी आया था ना टेनिस का, ये 500 एकल का है। जल्दी से बताइएगा, आंसर जानता हूँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए, तो आइए इसके पीछे हिस्ट्री को जानते हैं जल्दी से। तो दुबई ओपन का एकल खिताब ग्रीस के स्टेफानस तितलासीपास ने जीता है। किसने जीता? स्टेफानस तितलासीपास ने जीता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा स्टेफानस तितलासीपास। इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, स्टेफानस तितलासीपास। अगले प्रश्न को आगे बढ़ेंगे।
से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की यूकी भापरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सिस पोपिरिन की जोड़ी ने दुबई ओपन 2025 में युगल का खिताब जीता है। युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारत और कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने, बोपरी। दुबई ओपन 2025 में संयुक्त अरब में अमीरात यूएई के दुबई में 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। कब से कब तक किया गया था? 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किया गया था ये, ठीक ना। टेनिस, आगे पर बढ़ेंगे। टेनिस से संबंधित करंट अफेयर को और भी जानते हैं। अब देखिए, कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं और रोक्टरडेम ओपन 2025 में क्या किया? उन्होंने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पूर्व वर्ग का खिताब इटली के जेनिक सीनियर ने जीता है। जेनिक सीनियर ने इटली के जीता है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वर्ग की खिताब अमेरिका की मेडिसिन कीजन ने जीता है। यही हमारे मेडिसिन कीजन है, इन्होंने ही जीता है ओपन में, ठीक है ना, इन्होंने। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? तो नदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हमारे भारत सरकार ने आकलन करवाया किस राज्य में है नदी डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में है। ताकि इसके पीछे की जानकारी को प्राप्त करते हैं किस राज्य में। जल्दी से जो जानते हैं इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी किया, पहली बार। यह जनगणना 8 राज्यों की 28 नदी की है। 8 राज्यों की कितनी? 28 नदी की है। कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327, 6327 है डॉल्फिन की संख्या। आइए, और अग्रणी राज्य जो हमारे हैं, अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा नदी में क्या है? सबसे ज़्यादा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। किस देश में? यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और असम में। सेकंड हमारा बिहार है और फर्स्ट हमारा यूपी है, फिर पश्चिम बंगाल और असम स्थान में पाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश जो हमारी सरकार है, कौन है? उत्तर प्रदेश के हमारी जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने डॉल्फिन को गंगा नदी का क्या जीव घोषित कर दिया है, जलीय जीव। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है हमारी। भारत और एशिया, कहाँ? यूपी का। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। भारत का और एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ है? हमारा पटना है, जो बिहार में पड़ता है। गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। गंगा नदी के तट पर हमारे पटना में स्थापित किया गया है पहली बार, याद रखिएगा। आइए कुछ और भी जानकारी लेते हैं इंपॉर्टेंस करेंट अफेयर के। सबसे अधिक टाइगर कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। जो भारत में कुल टाइगर की संख्या कितना है? 3682 है, 3682 है। और जिसमें जो मध्य प्रदेश में क्या है? 785 है मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक भेड़िया कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश में है,
72। और सबसे उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या कितनी है 2024 में? 19,918 है सारस की संख्या उत्तर प्रदेश में। ये हमारी वन्य जीव का जनसंख्या हुआ। भी जानकारी को लेंगे, आगे देखेंगे। सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है 477। और भारत में चीता एकमात्र निवास स्थान कहाँ है? क्रूनू नेशनल पार्क, जो एमपी में यहीं पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में ही 3907 पाई जा रही है। और देख रहे हैं गिद्ध जनगणना 2025 में पहले चरण में मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई, यानी कि ज़्यादा जो एनिमल्स आपको मिल रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। और वन यानी कि राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या कितने हैं? 12,981 थी। 12,981 है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर का चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है विजिटर कॉन्फ्रेंस 2025 से 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, चाइना में, नई दिल्ली में, मुंबई में। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जानते तो। चलिए आइए पीछे की इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस जो है 2024 से 25 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगी सी, नई दिल्ली। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पहली बार और भी निकाल लेते हैं। पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में ही किया गया था। अब जाके हुआ है दोबारा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिटर कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय उच्च शिक्षा, इसके मतलब क्या है? विजिटर कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया? तो इसकी उद्देश्य है केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा स्थानों के प्रमुख और देश में उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दे को रखा जाए, उस पर चर्चा किया जाए, उसको सुधार किया जाए, एजुकेशन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाचार, अनुशासन और प्रौद्योगिकी विकास में प्रसिद्ध शिक्षावादों को 8वें विजेटर पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया। जो हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको 8वें विजेटर से भी 2023 के पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया है। कौन के हैं? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये हमारे हैं, इनको सम्मानित किया गया है, देख सकते हो आप इनको। क्या अगले क्या कह रहे हैं कि 18वें विजेटर पुरस्कार 2023 में मिला है उनको। 9 चरण के लिए विजेटर पुरस्कार सिरपेला श्री कृष्ण बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय को मिला है। यानी कि किसको मिला है? BHU को मिला है ना, BHU को मिला है फिर से इस बार। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। 18वें नहीं है, 8वें होगा। ये मिस्टेक से ये गलत दे चुका है, ठीक ना, इसलिए आपको इसको इग्नोर कीजिएगा। ये 18वें नहीं है, 8वें होगा ये, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। करेंट अफेयर का अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल में किस जो है प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंटर चंद्रमा पर उतारा है? किस कंपनी ने उतारा है? जल्दी से बताइएगा आंसर। ब्लू घोस्ट लेंटर चंद्रमा पर किस कंपनी ने उतारा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आइए इसके पीछे की हिस्ट्री को जानते हैं, किस कंपनी ने उतारा है। अमेरिका जो कंपनी है
फाइट फाइटर फायर अमेरिका कंपनी फायरफ्लाई एरो अमेरिका कंपनी ने फायरफ्लाइट एरोप्लेन का ब्लू घोस्ट लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। किसने किया है? अमेरिका कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अमेरिका कंपनी ने किया है ब्लू बेस्ट, ठीक है ना। कंपनी ने उतारा, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फायरफ्लाई। किस कंपनी ने? फायरफ्लाई। ऑप्शन नंबर ए हो गया, फायरफ्लाई ने उतारा है, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट क्या है? कॉम्बिनेशन वाहन है। दूसरा प्राइवेट कॉम्बिनेशन वाहन यही है, देख सकते हो आप इसको। ये अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आगे इसकी और भी जानकारी को प्राप्त करते हैं। इससे पहले अमेरिका की इंटरव्यू जो मशीन्स कंपनी ने क्या किया था 2024 में ओडियस अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतारा था। क्या उतारा था? ओडियस अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भी उतारा था अमेरिकन कंपनी ने। यह लैंडिंग चंद्र के मेयर जो है क्रिश्चियन रीजन में हुई है। किसके रीजन में हुई है? क्रिश्चियन रीजन में हुई है। आगे कर बढ़ते हैं और इसकी जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? इसका आंसर दीजिएगा। चीन, भारत, जापान, फ्रांस। कौन है? और जानते हो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में उभरा है। तो भारत हमारा अभी है थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोडक्टर्स हमारा बन चुका है, तीसरा सबसे बड़ा, ठीक ना। आई होप भारत बन चुका है तीसरा हमारा, थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी को प्राप्त करते हैं। जनवरी तक भारत ने पेट्रोल में कितना 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है। कितना? 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है जनवरी तक में। और क्या? इसके अलावा भारत में LNG ट्रांजिशन क्षमता में मामले में दुनिया में चौथे सबसे बड़ा देश बन गया है। LNG दुनिया में सबसे चौथा बड़ा देश बना है भारत हमारा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन का जो है ना, ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दोनों। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। आगे कर बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न नंबर आपका 7। एमांडो ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के रूप में शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में? कौन? एमांडो ओरसी। चलिए इसका आंसर बताइए अगर जानते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। एमांडो ओरसी ने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के पद के लिए क्या लिया है? शपथ लिया है। कहाँ? एमांडो ओरसी ने। ये हमारे एमांडो ओरसी है, इन्होंने ही लिया है शपथ, ये, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ रहे हैं, आगे जानते हैं। वह जो है क्या उरुग्वे के कितने 43 राष्ट्रपति बने हैं? 43वें राष्ट्रपति बने हैं हमारे। कहाँ के? उरुग्वे के। आइए और जानते हैं उरुग्वे के बारे में। और भी जानते हैं। दक्षिण
दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। दक्षिण अमेरिका के, जैसे देखो ये हमारा ब्राज़ील है, ये हमारा ब्राज़ील है, इसके बीच में बसा हुआ आप देख पा रहे हो एक छोटा सा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, यही क्या है, उरुग्वे है। उरुग्वे ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है ये आपको देख पा रहे, अर्जेंटीना ये वाला है, और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में बसे हुए क्या है, हमारा उरुग्वे है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैप से। तो यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील, जैसा भी मैंने बताया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में अंटार्कटिका महासागर है, माफ़ कीजिएगा प्रशांत नहीं, ये अंटार्कटिका महासागर है, सॉरी अंटार्कटिका महासागर है ये, ठीक ना, अंटार्कटिका महासागर के किनारे बसा है। जो उरुग्वे है, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, मोंटेवीडियो है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। कहाँ है, मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी। आई होप इन दिस पॉइंट क्लियर, आपको ये पॉइंट क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आज हम लोग ने दोनों का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहें। करंट अफेयर और जीके जीएस का पोर्शन भी जल्दी से स्टैटिक जीके का भी पार्ट्स में लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।